हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स का डिस्कशन किया है उन सारे टॉपिकों से रिलेटेड मिसलेनियस प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोग जो है अपना कॉमेंट जो है यानी उत्तर, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कॉमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। बताइए, पहला स्टेटमेंट सही है तो नहीं। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। पहला असत्य हो जाता है इसी कारण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। दूसरा कथन असत्य, मतलब सत्य है। और तीसरा जो है इसलिए सत्य होता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो रूस आपका सही जवाब होगा, डी। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का जो है डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तुर्को मंचाई की संधि 1828 के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है इसका नारा लगाया और मिस्टर मैकनिल, जो भारत में अंग्रेजी राजदूत थे, इन्होंने 1836 में लिखा था कि कैस्पियन सागर पर स्थित रूसी रेजिमेंट सेंट पीटर्सबर्ग से अधिक दूर है और लाहौर से कम, लगभग 1000 मील दोनों ओर। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार के चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या एक समर्थक जो है शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मिलान करना है। 1775 जो है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 का संबंध प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध और 1838 जो है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में एक दो पॉइंट है जो देख लेते हैं। देखिए, 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया और 1824 से 26 में जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में जो है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सेना ने वर्मा सेना को जो है पराजित कर यांडू की संधि 1826 में की और 1838 से 42 ऑकलैंड 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, और इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मैल्कम है, इन्होंने दास्ता का अंत नहीं किया था बल्कि एलन बरो ने किया था। तो डी आपका स्टेटमेंट गलत है और सही जवाब डी ऑप्शन होगा। फारूक सियर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था। ठीक है, और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में राजामुंद्री और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम जो है नहीं जुड़ा हुआ है। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? तो थॉमस मुनरो से।
भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्राय मुनरो, मैल्कम और एल्फिंस्टन तथा मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों का जो है माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है? देखिए तो आपका डी ऑप्शन सही है। उड़ीसा अकाल 1866-67 के बीच में जो हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास और उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पे जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति जो है नियुक्त की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था। याद रखिएगा किनके अधीन? तो जॉर्ज कैंपबेल के अधीन, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 77 ईस्वी के बीच अकाल के बाद जो है 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर जो है 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित है। देखिए इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। 1790-92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध होता है और 1824-26 के बीच प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके बारे में है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका समय याद रखिएगा 1775 से 82 के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार की द्वैध प्रणाली कंपनी जो है महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 में सालबाई की संधि अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो जो सालबाई की संधि है किसके बीच होता है? अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच, और एक दूसरे के विचित्र क्षेत्र लौटा दिए गए यानी इस संधि के दौरान, और अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच होता है। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर जो है आक्रमण किया। मीडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 में अंग्रेज और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1830 से 26। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के काल यानी 1823 से 28 के बीच में जो है लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यानडूब की संधि की, और इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया। इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इसके बाद द्वितीय जो सिख आंग्ल युद्ध है ये होता है 1848 से 1849 के बीच। इस युद्ध का तत्कालीन जो कारण था, मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और इस प्रकार दूसरा तीसरा युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सही जो है सहायता से उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। देखिए इसमें ए ऑप्शन सही है। पहला आपको आता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसके बाद वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इसके बाद बंगाल टेनेसी एक्ट और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है ये 1876 इसे जो है संबंध है, 1876 से संबंध है इसका। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सुमेलित करना है। बाल विवाह का संबंध किससे है? एमजी रनाडे से है। और आपका ठगी प्रथा का अंत जो है इनका संबंध किससे बताइए? कर्नल स्लीमैन से। और विधवा पुनर्विवाह का संबंध ईश्वर विद्याचंद्र सागर से और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसमें आपका सही जवाब जो है ए ऑप्शन सही है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रनाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता और विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल जो है 1828 1835 के बीच में हुआ। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से आपका जो है ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा, शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की जो है अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य जो है करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुई बालक वैध घोषित किए गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। वसुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1889 के आक्रमण के समय आता है। बालाजी प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से जो है मराठों की ओर से मतलब कि ये लड़े थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल मुहम्मद, करीम खां। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिक और 300 तोपें जो है एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली और दक्षिणी सेना की बताइए। देखिए दक्षिणी सेना का कमान जो है सर थॉमस हिस्लॉप को दी। 1817 का जो पिंडारी है ये चंबल नदी के पार तक जो है ये खदेड़ दिए गए और जनवरी 1818 तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। 1824 तक पिंडारियों को पूरी तरह से जो है सफाया कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों का जो है आपको परीक्षण करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। दूसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तीसरा है, तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला और जीतन महल ने जो है फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। चौथा स्टेटमेंट भी है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, गदर पार्टी सरदार भगत सिंह की जो है मतलब सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, तो इनके द्वारा स्थापित की गई थी या नहीं आप बताइए। इसके बारे में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। देखिए इसमें सही जो आपका स्टेटमेंट है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसमें चौथा स्टेटमेंट गलत है। कैसे? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकाला। मार्च 1914 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक जो है अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। पहला, दूसरा, तीसरा जो है स्टेटमेंट सही है।
एक विज्ञापन है, आपको देखना है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, इस तरह से पूरा। और इसमें पूछा गया है कि ये जो है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, या जो मतलब कि जो लेख था 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो बताइए कब छपा था, किस ईस्वी में, आपको बताना है। तो ये 7 जुलाई 1896 में छपा था। आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था। ठीक है, 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। इसी दिन बंबई के वाटसन होटल में दी मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुए, जो ल्यूमियरे बंधुए हैं, इन्हें ये फ्रांस के बंधुए थे, इन्हें भारत में जो है पहला सिनेमा शो आयोजित किया था। यानी जो ल्यूमियरे बंधुए हैं, ये भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किए थे, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का जो श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है, तो लॉर्ड एटली को। बी आपका सही जवाब है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था, किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे और स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने ही यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893-94 से संबंधित है, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था, बताइए। ए है अरविंद घोष, बी है एओ ह्यूम, और सी ऑप्शन जो है आपका जी के गोखले, और डी है बीजी तिलक। तो आपका ए ऑप्शन सही है। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला यानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किन दो नेताओं ने भारत में जो है दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, तो गांधी और तिलक। और इनके बारे में देख लेते हैं। गांधी और तिलक दोनों जो है भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान कार्य किए। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की, वो थे जीवी मावलंकर। सी ऑप्शन सही है। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ये ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्य तिथि होगी, बताइए। तो देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन था, तो आपको जो है 2020 में बताना है कि भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्य तिथि होगी। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इस प्रकार वर्ष 1916 में उनकी जो है 61वीं पुण्य तिथि होगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध
भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो बताइए कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्र नाथ टैगोर और सरदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय आरंभ किया जो 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो 1941 में। नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 गीतांजलि के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। आपका जन्म 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और आप जनमानस में गुरुदेव के नाम से विख्यात है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? बताइए किसने कहा था? ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है महात्मा गांधी ने और सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डी है सुभाष चंद्र बोस। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? बताइए। इन चारों स्टेटमेंट जो 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में से आपका डी ऑप्शन सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था जो असत्य है, तो ये असत्य यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घर बारे में स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया है। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके बारे में 2 पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था, इसके समय महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने। डी आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है और वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। आपका इसका श्रेय किसको दिया जाता है इस कथन का? तो जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है और मतलब कि कृषि नहीं, यानी प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह बात कही थी।